आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और अब हमारा फोकस इस बात पे रहेगा कि इस बार के बजट में जो अनाउंसमेंट की गई हैं उसमें से किसानों और एग्री सेक्टर के लिए क्या खास है या फिर किसानों और एग्री सेक्टर को क्या मिलेगा। हालांकि कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, कई सारी बातें कही गई हैं, फिर चाहे वो तेल तिलहन के इंपोर्ट घटाने की बातचीत हो या फिर घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के डिसीजन ही क्यों ना हो। इन्हीं को समझने के लिए हमारे साथ SLCM ग्रुप के संदीप सवराल मौजूद हैं। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक चीज तो है, इस बार के बजट में किसानों पर खास फोकस रहा है और कई सारे बातें कही गई हैं। आपने फाइन प्रिंट्स पे रीड किए होंगे। सबसे पहली चीज ये बताइए, किसानों को और एग्री सेक्टर को क्या मिला है, कौन सी दो अहम सबसे बातें लगी आपको? तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी अहम बात तो मेरे को लगी है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफ एग्रीकल्चर से क्या हो रहा है कि एक एसेट क्लास क्रिएट हो रहा है फार्मर्स का, जिसके अगेंस्ट उनकी ऋण लेने की क्षमता, उसको मोनेटाइज करने की क्षमता बहुत जबरदस्त बढ़ेगी। आज की डेट में अगर हम बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर देखें तो बिकॉज डिजिटाइजेशन लैंड रिकॉर्ड ना होने की वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एज कोलैटरल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं मानते हैं। तो एक पूरा नया एसेट क्लास क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एसेट क्लास क्रिएशन हुआ है इस बजट से। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं देखूंगा फ्रॉम दी फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की सिलेबस की चेंज की बात हो रही है, ये अगले 15 साल की ग्रोथ को पेव कर रहा है। अगले 15 साल की ग्रोथ इसलिए पेव हो रही है कि हम जीरो बजटिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन, एग्रीकल्चर के नए नए तरीके, चाहे वो ड्रोन्स के यूज की बात हो, चाहे वो बात हो कि आपका वेयर हाउसिंग कैसे करनी है, इसकी जो यूनिवर्सिटी में करिकुलम इसका जो चेंज होने की बात हो रही है, ये एक पूरा फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है अगले 15 साल की इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इन एग्रीकल्चर। तो दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। पेरिफेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये भी हैं, जैसे नबार्ड के अंदर आप हाइब्रिड कैपिटल की बात कर रहे हैं जिसपे स्टार्टअप्स को फंड किया जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट राह, आप देखेंगे एक राह दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कितना फोकस है इस बजट में। और ऑल्सो की ये बात कि FY50 अगर हम इसके आंकड़ों को ढंग से पढ़ें तो जो 14% GDP है, इस 14% GDP का एग्रीकल्चर का हम देख रहे हैं इन द नेक्स्ट 7 से 8 साल 14 से 27% ये हो जाएगा अगर ये सारी चीजें नीचे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होती हैं। संदीप, इसके अलावा अगर हम देखें फाइन प्रिंट को यहाँ पर, तो लॉजिस्टिक का यहाँ पर पार्क की बात की गई है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को यहाँ पर काफी सपोर्ट दिया गया है। कार्गो जो गति शक्ति है, कार्गो टर्मिनल्स, उसके ऊपर भी यहाँ पर बात की गई है। तो जो वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स है वहां पर भी इस बार ध्यान दिया गया है, एक पूरा पैराग्राफ उसके ऊपर भी है। इसे आप कैसे रीड करते हैं? तो मनीषा जी, नो डाउट है, मैंने बोला कि काफी इंक्लूसिव एंड ये फार थिंकिंग बजट दिख रहा है मेरे को इस टाइम। पहली बार ही हमने बजट में देखा है कि इम्प्लीमेंटेशन की बातें हो रही हैं। तो चाहे आप PPP मॉडल की बात करें, एग्रीटेक की बात, ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की बात करें, ये इम्प्लीमेंटेशन है ऑन पॉलिसी जो पहले भी थी, बट इस बार उसका एक बिल्कुल उसका एक क्लियर फाउंडेशन, क्लियर वे रख दिया है। तो ये बहुत पॉजिटिव है फॉर लॉजिस्टिक्स, फॉर एग्रीकल्चर, बहुत पॉजिटिव बजट है। हाँ, देर आर थोड़े बहुत मिसेस जरूर हैं, पर भी आप देख रहे हैं कि आगे इकोनॉमिक सर्वे में या आगे के फाइन प्रिंट आएंगे तो ये मिसेस भी एड्रेस किए जाएं शायद। संदीप, लगातार यहाँ पर जैसे आपने अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट में भी कहा कि आईटी डिजिटल काफी हद तक जो पूरा का पूरा बजट था वो इसकी अंडरलाइन टोन यहाँ पर उस हिसाब से थी। लेकिन अगर हम फ्रेश प्रोड्यूस देखें, वो भी काफी समय के बाद मैंने एक बार मेंशन आते हुए यहाँ पर देखा। पोस्ट हार्वेस्टिंग की बात की गई, मिलेट ईयर 2022 को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। तो काफी तवज्जो एग्रीकल्चर को इन स्मॉल पॉकेट्स में हमने आते हुए देखी। तो मनीषा जी, इसमें एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है कि पहली बार ही मैं बता रहा हूँ कि जो बजट में फिजिकल मैपिंग टू डिजिटल मैपिंग की बात कही जा रही है। अगर आप बात करें कि जैसे आप ड्रोन्स की बात कर रहे हैं तो या लैंड डिजिटाइजेशन की बात करें, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, पर मैपिंग टू अ फिजिकल एसेट क्लास ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एसेट क्लास किसको बोल रहे हैं? मैंने बोला कि अब लैंड एक डिजिटल एसेट क्लास बनाया जा रहा है बाय डिजिटाइजिंग दिस। सिमिलरली अगर हम ड्रोन्स की बात करें या हम गति शक्ति की बात करें, सब एक फिजिकल एसेट को मैप कर रहा है कि कैसे सप्लाई चेन स्ट्रीमलाइन हो, कैसे प्रोडक्ट सप्लाई आपकी बढ़े और कैसे हमारी इसमें क्षमता, कैपेसिटी बिल्डिंग एक इस बजट में हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं जो हम पिछले कई बजटों में देख रहे हैं कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, क्रिएशन ऑफ पेरिफेरी सर्विसेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिससे हमारा एक इंक्लूसिव ग्रोथ का इरा स्टार्ट, मैं ये बोलूंगा कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ के इरा की स्टार्ट है।
एक चीज और संदीप जी, अगर हम किसानों के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको क्या चीज अच्छी लगी इस बजट में? दूसरी बात, प्रोक्योरमेंट देखें या फिर एमएसपी की बात करें तो ये बात कही गई है कि FY22 में भी जो फार्म प्रोक्योरमेंट वैल्यू है वो लगभग 2,37,000 करोड़ के आसपास रही है। आप कैसे देखते हैं इसे? इसमें दो पहलू हैं। इसमें एक तो जो डिस्पोजेबल इनकम अपने फार्मर के हैंड में बढ़ाने की बात हो रही है, चाहे वो एमएसपी के थ्रू हो, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड्स के थ्रू हो, वो एक अच्छी बात है। एट द सेम टाइम ज्यादा निर्भरता ऑन एमएसपी खुद भी एक बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। एक साइड क्योंकि उसमें काउंटर बैलेंस बनना जरूरी है, बिकॉज हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, उनको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा एक्सपोर्ट मार्केट में अगर बहुत लार्ज ग्रोथ देख रही है। तो सारी निर्भरता सिर्फ एमएसपी पे रह के उससे हमारे डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम नहीं होगी। पर क्योंकि एक संतुलन बनना जरूरी है, क्योंकि फार्मर के हाथ पे डिस्पोजेबल इनकम आए तो इसलिए वो एक वेलकम स्टेप है। जैसे आपने बात की कि इंपोर्ट ड्यूटीज कई प्रोडक्ट्स में बढ़ाई जा रही है, कई जगहों पे एक्सपोर्ट को फ्लिप किया जा रहा है। मिलेट ईयर इस बार 2023 यूएन के साथ ये सारी उस बात में है कि कैसे हमारी खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग, खुद के फार्मर की क्षमता बढ़े, उस तरफ ये दिशाएं दिखा रही है। मेरा एक फाइनल क्विक सवाल है यहाँ पर, जहां तक एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर फर्टिलाइजर्स को लेकर था और यहाँ पर सरकार की तरफ से हमने नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स की बात यहाँ पर आते हुए देखी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को फिर से यहाँ पर पुश किया गया। आप कुछ बहुत ज्यादा चेंज ऑन ग्राउंड उस वजह से आता हुआ देखते हैं? मनीषा जी, देखिए कि अगर इसका एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है कि अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स देखते हैं, जैसे बासमती चावल का एक्सपोर्ट देखें या कई अदर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट देखें, तो यूरोप में या इन मिडिल ईस्ट ये एक्सपोर्ट्स में क्योंकि पेस्टिसाइड रेजिडुअल के कारण काफी सारे रिजेक्शन भी हुए थे। तो समवेयर सरकार इंडस्ट्री की तरफ उसको एक तवज्जो दे रही है कि अगर ऑर्गेनिक और लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स करें तो हमारा इसमें 3 चीजें को फायदा होता है। एक तो हमारे एक्सपोर्ट की क्षमता बढ़ती है, सेकेंडली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ते हैं, जबकि डिप्लीशन ऑफ रेजिडुअल पोल्यूशन ऑन ग्राउंड वाटर घटता है। तो ये तीनों चीजें एड्रेस करने की कोशिश कर रही है बाय इंसेंटिवाइजिंग कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, जीरो बजट फार्मिंग देखिए, या आपको ड्रोन्स की मैं बात करें तो सिर्फ बोलना कि ड्रोन्स इस्तेमाल होने हैं, परंतु ड्रोन्स इस्तेमाल करने में जो वाटर रिसोर्सेज हैं और यूज करने कम हो जाते हैं। अगर आप ड्रोन्स की क्षमता देखें तो ड्रोन जब पेस्टिसाइड छिड़कता है तो उसके पेस्टिसाइड की मात्रा बड़ी नपे छिड़कता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें इनबिल्ट है। तभी मैंने बोला कि डिजिटल प्लस मैप कर रहा है बजट, अगर इसके आप फाइन प्रिंट्स ध्यान से देखें तो। बिल्कुल, ये चीज तो क्लियर है कि इस बार के बजट में डिजिटाइजेशन पर खास जोर रहा है। शुक्रिया संदीप जी आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को भी कि आखिरकार किसानों के लिए या फिर एग्री क्षेत्र के लिए इस बजट में क्या मिला है। इसी के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस विद मल्होत्रा के साथ। नमस्कार।